अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पिछले टॉपिक ही की तरह है कि उसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है फॉर द टू बॉडीज जो कि अटैच्ड हैं विद द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस है। और वो क्या? अब वो ये है कि यहाँ पर एक बॉडी मूव करेगी वर्टिकल, जबकि जो दूसरी है वो मूव करेगी हॉरिजेंटल। एक बॉडी वर्टिकल और दूसरी हॉरिजेंटल। और फिर हम टेंशन और एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करेंगे इसको हम देखते हैं। शुरू में बच्चे बातें वही सेम है कि हमने दो बॉडीज कंसीडर करनी है। एक बॉडी की मास ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी बॉडी के, और उसे अटैच किया है विद एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन वही कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्यों अटैच की, ताकि जो टेंशन है थ्रू आउट वो क्या रहे, सेम रहे। इसकी डिटेल कल वाले लेक्चर में देख लीजिएगा कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने क्यों यूज की है। फिर बच्चे आपने क्या करना है कि अब आपने दो बॉडीज कंसीडर करी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये किया कि वो जो दो बॉडीज हैं उसमें एक बॉडी को हमने प्लेस किया वर्टिकल, ठीक है। ये बॉडी को प्लेस किया वर्टिकल, ये इसे वर्टिकल प्लेस किया, और जो बी है उसे हॉरिजेंटल, ये नजर आ रहा है। ये हॉरिजेंटल कैसे है? अगर आप इसकी स्ट्रिंग देखें तो वो अलोंग द हॉरिजेंटल जा रही है, जबकि इसकी स्ट्रिंग देखें अलोंग द वर्टिकल है। तो इसको हम अलोंग द वर्टिकल कहेंगे और इसको अलोंग द हॉरिजेंटल कहेंगे। अब ए बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए कंपैरेटिवली हैवी है, तो इस वजह से ए जो है वो मूव करना शुरू कर देती है नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या है, ए। और जैसे कि हमने कल भी कहा था कि अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो, और दोनों अटैच हैं, तो जिस जिस जैसा कि आपको बताया था कि जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ए मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी बी मूव करेगी अगर जो एक्सटेंशन जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करने के लिए इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, जैसा कि कल हमने इक्वेशन ए और बी बनाई थी। तो यहाँ पे भी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो इसकी इक्वेशंस बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि पहले बॉडी ए की तरफ, ठीक है, ए बॉडी की तरफ। अब जो बॉडी ए है उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट करें, उस पर हम देख रहे हैं दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है टेंशन जो कि एक्ट कर रही है अपवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा है वेट उसका W1। W इसके इक्वल किसके इक्वल होता है, mg के, क्योंकि ब्लॉक का वेट m1 है तो यहां पर क्या आएगा, m1g। तो m1g डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। अब बॉडी ए के लिए क्योंकि बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली जब डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टी की डायरेक्शन में या W1 की डायरेक्शन में। तो क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वो मूव कर रही है W1 की डायरेक्शन में। अगर वो W1 की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिर क्या मतलब हुआ कि क्या W1 ग्रेटर है या T ग्रेटर है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है वो फोर्स ग्रेटर है। अब किस डायरेक्शन में मूव करिए, W1 की डायरेक्शन में, इसका मतलब है W1 ग्रेटर है T से। तो यहां पर जब A बॉडी के लिए नेट फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W1 माइनस T। अगर बॉडी T की डायरेक्शन में जा रहा होता तो हम T लिख देते, T माइनस W1। लेकिन क्योंकि W1 की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है W1 ग्रेटर है T से, तो हम लिखेंगे W1 माइनस T इज इक्वल टू F1 या नेट फोर्स। F1 न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर मैस m1 है तो क्या आ जाएगा m1a, और ये W1 की जगह क्या आ गया, m1g। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं बॉडी B की तरफ। अब जब हम बॉडी B की तरफ देखते हैं तो बॉडी B किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी B मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग,
टी की डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो 3 हैं। और वो 3 फोर्सेस कौन सी हैं? अगर आपने मेरा वो जो न्यूटन थर्ड लॉ पे लेक्चर था वो सुना था, तो उसमें मैंने बताया था रिएक्शन फोर्स का, कि जैसा कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे फोर्स लगा रहे हैं और चेयर आप पे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर जो वेट है, जो m2 का वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। अब उस वेट की वजह से जो ब्लॉक है वो फोर्स लगाता है टेबल पे, अपने वेट की वजह से ब्लॉक फोर्स लगाता है टेबल पे। तो फिर रिएक्शन के तौर पे टेबल फोर्स लगाता है ब्लॉक पे। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक है, जिसे हम रिएक्शन ऑफ टेबल ऑन द ब्लॉक भी कहते हैं, वो मूव कर रही है, वो फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो यहाँ पर इसमें 3 फोर्सेस हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी बी पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो हम कहेंगे 3। कौन कौन सी? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ टेबल वर्टिकली अपवर्ड, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें बॉडी किधर मूव कर रही है? टेंशन की डायरेक्शन में। अगर बॉडी टेंशन की डायरेक्शन में मूव कर रही है और ना अपवर्ड मूव कर रही है ना डाउनवर्ड, बी की ये जो वेट की डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रही, रिएक्शन ऑफ टेबल की डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रही, टी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब है जो दो बाकी फोर्सेस हैं उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक है अपवर्ड एक है डाउनवर्ड, और सेम बॉडी ब्लॉक बी पर एक्ट कर रही। ठीक है, वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ब्लॉक। रिएक्शन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन ब्लॉक। दोनों फोर्सेस किस पे हैं? ब्लॉक पे। इस वजह से और इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो बाकी क्या बचा? टेंशन टी। तो अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे टी के बराबर है। अब ब्लॉक बी पर जो फोर्स है उसे हम नाम देंगे F2 का। F2 इज इक्वल टू टी। तो F2 न्यूटन सेकेंड लॉ से ma आता है, तो यहाँ पर क्योंकि मैस m2 है तो इस वजह से इसे हम क्या लिख देंगे? m2 डिवाइड इज इक्वल टू टी। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। तो बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, अगर आपको कोई भी स्टेप ना समझ आए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे चलते हैं और हमने अब फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। अब आपके पास इक्वेशन 1 है और 2 है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको पता है राइट साइड राइट में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कीजिएगा। तो जो लेफ्ट साइड पर था, एक में m1a था और दूसरे में m2a, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो गई, और राइट साइड m1g माइनस टी प्लस टी। तो ये राइट एक इक्वेशन की है, ये राइट दूसरे की है, तो ये दोनों ऐड हो गए। यहाँ पर जो माइनस टी और प्लस टी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये क्या बचा? m1g, और इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह टेंशन T फाइंड करना है तो सिंपल सा इसमें काम करना है। T इज इक्वल टू क्या है? m2a। T इज इक्वल टू m2a जो टॉपिक में, तो T इज इक्वल टू m2a, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें m2 की जगह तो m2 ही लिखें, लेकिन a की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दें जो हमने फाइंड की। वो क्या है? m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m2 की जगह क्या लिखा? m2 ही लिखा, लेकिन a की जगह वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो लिख दी, और m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी मसला है तो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।